मूवी की शुरुआत में एक घने जंगल को दिखाते हैं जहां मामूली तौर पर ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिखाई देता है। उस जंगल के बीच एक नदी है जिस पर दो लोग बोट पे जा रहे होते हैं और ये दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। इस जंगल में कई कैमरेस लगाकर ये दोनों एक रिसर्च कर रहे होते हैं। उनमें से एक है हमारी मूवी की हीरोइन गैबी और उसके साथ है उसका हेल्पर विंस्टन। बोट में जाते जाते गैबी एक ड्रोन को ऑपरेट कर रही है जो उसके आगे ऊपर उड़ रहा है। उसके द्वारा वो देख रही होती है कि आसपास कोई जानवर या इंसान है या नहीं। दोनों बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। तब वे देखते हैं कि उनका ड्रोन घने जंगल के बीच एक जगह लैंड हो रहा है। तभी गैबी अपने कैमरे में देखती है कि उस जगह पर किसी का रूप दिखता है। वो चौंक जाती है। गैबी उस जगह पर और ज्यादा फोकस करके देखती है। अरे ये क्या है? देखने में वो एक आदिवासी लगता है। इतने में दिखाते हैं कि ड्रोन उलट पुलट हो रहा होता है। उसके बाद गैबी को सिग्नल नहीं मिलता और कनेक्टिविटी चली गई होती है। तब वो कहती है, हे यहाँ पर कोई तो जरूर है और मुझे लगता है उसने ड्रोन को तोड़ दिया है। सुनकर विंस्टन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? इस जंगल में कौन हो सकता है? गैबी कॉन्फिडेंटली कहती है, नहीं, मैंने जरूर एक आदमी का रूप देखा था। फिर गैबी ड्रोन की तलाश में जंगल के अंदर जाने लगती है, पर विंस्टन कहता है, प्लीज अंदर मत जाओ, ये जंगल दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। यही नहीं, हमने ऑलरेडी जंगल की कई जगहों पर कैमरे सेट किए हुए हैं, हम उनमें बाद में देखकर पता लगा लेंगे। पर गैबी बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है, ड्रोन यहीं कहीं गिरा होगा, मैं उसको लेकर आती हूँ, तुम बोट लेकर उस तरफ आ जाना। ऐसा कहकर वो जंगल के अंदर ड्रोन ढूंढने चली जाती है और विंस्टन दूसरी तरफ बोट लेकर चला जाता है। अब हमें जंगल के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं जहाँ दो आदिवासी हैं। एक नहीं, दो आदिवासी चल रहे होते हैं। उनमें से एक ने ड्रोन को अपनी पीठ से बांध रखा है। वे दोनों रास्ते में उन सारे कैमरे पर कीचड़ लगा रहे होते हैं जिन्हें गैबी और विंस्टन ने जंगल में लगा रखा था। अब स्क्रीन पर गैबी दिखाई जाती है। वो अब जंगल के अंदर आ चुकी है। उसके फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा। वो ड्रोन को खोजती हुई यहाँ वहाँ घूम रही होती है। दूसरी ओर विंस्टन उस जगह पहुँच गया होता है जहाँ गैबी ने उसको आने को कहा था। गैबी का इंतजार करते वक्त वो कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालता है, शायद उसमें कुछ दिख जाए। मेमोरी कार्ड निकालते वक्त वो देखता है कि कैमरे के लेंस पर कीचड़ फैला हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लगाया किसने। फिर वो उस लेंस को क्लीन करता है। कट करके उन्हीं आदिवासियों को दिखाते हैं। ये दोनों आदिवासी चलते हुए सीधे एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे पीले रंग के मशरूम्स पनप रहे होते हैं। ये दोनों मास्क जैसा कुछ निकाल कर पहन लेते हैं और उन मशरूम्स में से एक को तोड़ते हैं। उनकी हरकतें देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे किसी लैब में काम कर रहे हो। जैसे ही वे मशरूम को तोड़ते हैं उसमें से पीले रंग का धूल निकलता है और जंगल भर में फैलने लगता है। फिर उसमें से एक चेहरा हमें दिखाया जाता है। देखने में तो वो एक बुजुर्ग लगता है। वो देखता है कि वहाँ पास में एक प्लास्टिक कवर पड़ा है। इस जंगल में उस कवर का भी होना मना है, इसलिए वो बुजुर्ग आदिवासी उस कवर को उठाकर रख लेता है। वहाँ से जाने से पहले वो दोनों मिलकर वहाँ एक तरफ का ट्रैप सेट कर लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कट करके गैबी को दिखाते हैं। गैबी अब रास्ता भूल चुकी है। बहुत घूमने के बाद वो दूसरी ओर पहुँचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती, तो वो वॉकी टॉकी पर पूछती रहती है, विंस्टन तुम कहाँ हो? पर वहाँ विंस्टन अपना वॉकी टॉकी तो बोट पर ही छोड़कर आ चुका है और दूसरी तरफ तलाश कर रहा होता है, तो गैबी की बात उस तक पहुँच नहीं पाती। इस सिचुएशन में गैबी देखती है कि एक झाड़ के पीछे कुछ हिल रहा है। गैबी बिना हिले डर के उसको देख रही होती है। उसको यहाँ वहाँ कोई भागता हुआ दिखता है। गैबी कुछ घबराने लगती है कि शायद विंस्टन ठीक ही कह रहा था, लगता है मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। वो अपने फोन को देखती हुई चल रही होती है। तभी अचानक वो उस ट्रैप पर पैर रख लेती है। बस अगले ही सेकेंड लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उसके पैर पर आ जाता है और ये उन दोनों आदिवासियों का ट्रैप होता है। दर्द के मारे गैबी की जान निकल रही होती है, पर वो चिल्ला भी नहीं पाती। इतना दर्द हो रहा होता है कि वो सिर्फ विंस्टन विंस्टन कहती हुई बड़बड़ाती रहती है। विंस्टन को तो सुनाई देने से रहा। तभी गैबी उस लकड़ी के टुकड़े को पैर से निकालते हुई और दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसकी ये चिल्लाहट विंस्टन को सुनाई देती है। विंस्टन अब घबरा जाता है कि ये तो गैबी की चीख है। वो तुरंत कैमरे का मेमोरी कार्ड चेंज करता हुआ वॉकी टॉकी लेने के लिए बोट की तरफ आता है। तभी बोट जरा हिलती है और वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। इस वजह से वो वॉकी टॉकी की आवाज सुन नहीं पाता और गैबी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। फिर विंस्टन बोट निकालता है और गैबी को पुकारता हुआ बोट में जा रहा होता है। यहाँ गैबी को दिखाते हैं जो दर्द होने के कारण चल नहीं पाती। अब जंगल में अंधेरा भी होने लगता है। तब गैबी देखती है कि वहाँ लाल रंग फैलने लगा है। वो घबराकर खड़ी हो जाती है। तब वो देखती है कि वहाँ के पेड़ों पर फैले हुए पीले मशरूम में से पीले रंग का धूल निकलता है। यहाँ विंस्टन जंगल के अंदर आ चुका होता है। टॉर्च चलाकर वो गैबी को खोज रहा है। इस तरह चलते हुए उसे फील होता है कि उसे कुछ घेर रहा है। इस घबराहट में वो कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ में गिरते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो टॉर्च लाइट से उस तरफ देखता है। वहाँ एक पेड़ के पास एक भयानक रूप उसे दिखाई देता है। देखते ही डर कर वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त गैबी को दिखाते हैं जो एक छड़ी के सहारे लंगड़ती हुई चल रही होती है। रास्ते में वो एक घर देखती है जो लकड़ी से बना हुआ होता है। पास जाकर वो दरवाजा खटखटाती है।
पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और दर्द के मारे वहाँ लेट जाती है। यहाँ विंस्टन को दिखाते हैं। उस भयानक रूप को देखकर वो यहाँ वहाँ भागने के बाद थककर एक पेड़ के पास छुप जाता है। तब अचानक उसके बिल्कुल पीछे किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। हिम्मत करके वो टॉर्च पीछे की तरफ घुमाता है तो देखता है उसकी और एक भयानक रूप चलकर आ रहा है। विंस्टन चिल्लाता है। कट करके गैबी को दिखाते हैं। वो देखती है कि उसके हाथ में एक मशरूम उग रहा है। डर के मारे वो चिल्लाती भी उठती है। वो सिर्फ एक सपना था। इतने में दरवाजा खोलते हुए दो आदिवासी घर के अंदर आते हैं। लगता है ये उन्हीं का घर है। आते ही वे पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ और कितने लोग यहाँ आए हैं? गैबी के गले पर चाकू रखकर वे ये सवाल कर रहे होते हैं। गैबी बताती है, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मेरा एक साथी भी यहाँ आया है पर वो कहीं खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही थी। इतने में वो बुजुर्ग गैबी के पैर का सड़ता हुआ घाव देखता है। वो तुरंत चाकू नीचे रखता है और फर्स्ट एड करने लगता है। इस दौरान एक छोटे लड़के को दिखाते हैं। ये दोनों आदिवासी जो भी लाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, मुर्गियां इत्यादि, ये लड़का उन चीजों को साफ करता है और उन्हें पकाता है। गैबी उससे पूछती है, तुम कौन हो? लड़का कहता है, मेरा नाम ब्रेनेड है। इससे ज्यादा वो एक भी शब्द नहीं बोलता। फिर वो पूछती है, तो वो कौन है? इसका जवाब वो बुजुर्ग देता है कि उसका नाम स्टेफन है और वो बात नहीं करता। सारे जवाब वो बुजुर्ग ही दे रहा होता है। एक्चुअली स्टेफन उसका बेटा है। गैबी का फर्स्ट एड होने के बाद ब्रेनेड उसके लिए खाना लाता है। खाने में कीड़े रेंग रहे होते हैं। बुजुर्ग कहता है, देखो ये जंगल है, यहाँ खाने को यही मिलेगा, यहाँ शहर वाला खाना नहीं मिलेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खा लो। ऐसा कहकर तीनों अपना खाना खाने लगते हैं। कट करके विंस्टन को दिखाते हैं। उस भयानक रूप को देखने के बाद उसका डर बिल्कुल भी कम नहीं होता। उससे बचने के लिए वो इधर उधर भागकर एक जगह बैठ जाता है और बिल्कुल हांफ रहा होता है। तब हमें दिखाते हैं कि उस पेड़ के पीछे से कई जड़ें उसको घेर रही होती हैं। इसके साथ सीन कट करके दिखाते हैं कि यहाँ ये आदिवासी कुछ जलाकर उसका लेप बनाते हैं और उसे गैबी के घाव पर लगा रहे होते हैं। बुजुर्ग वो काम स्टेफन को सौंप देता है और कहता है, ये लेप तुम लगाओ। स्टेफन लेप लगाने में लगा हुआ है। स्टेफन एक टीनेज का लड़का है। उसे इस जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गैबी का पैर देखकर वो कुछ फील करने लगता है और उसे छूने लगता है। तब गैबी को एक सपना जैसा दिखाई पड़ता है जिसमें उसके शरीर पर छोटे छोटे मशरूम उग रहे होते हैं। चौंक कर वो उठती है तो देखते हैं कि सचमुच उसके शरीर पर मशरूम पनप रहे होते हैं। वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है पर मशरूम के साथ उसकी चमड़ी भी निकलने लगती है, साथ ही खून भी आने लगता है। वो चीखती हुए सारे मशरूम को तोड़ निकालती है। कट करके जंगल के अंदर इन आदिवासियों को दिखाते हैं। बाप और बेटा किसी जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। यहाँ गैबी जाग जाती है और विंस्टन को ढूंढने की कोशिश करती है पर वॉकी टॉकी का सिग्नल उस तक नहीं पहुंच पाता। तब गैबी को सूझता है कि अगर ये सिग्नल उसे नहीं मिल रहा तो मुझे ही कोई सिग्नल करना होगा। ये सोचकर वो उस घर में रखी कई चीजें इकट्ठा करती है और उनको जला देती है। इसके कारण घर से घना धुआं निकल रहा होता है। यहाँ आदिवासी बाप बेटे को दिखाते हैं। उन्होंने एक हिरन का शिकार किया हुआ है। उस हिरन को काट कर उसकी खाल निकालते हैं। फिर उसका खून निकालकर वे पास के एक पेड़ को चढ़ा रहे होते हैं। लगता है कि वो कोई रस्म कर रहे हैं। इस रस्म को करते हुए स्टेफन देख लेता है कि उसके घर से धुआं निकल रहा है। कट करके गैबी को दिखाते हैं। सब कुछ जला देने के बाद वो देखती है कि वहाँ रखी लकड़ी के नीचे खाली जगह है। जब वो खोल के देखती है तो वहाँ एक औरत की फोटो होती है। तभी अचानक वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आते हैं। झट से उस फोटो को गैबी छुपा देती है। अरे लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? दिन के वक्त यहाँ आग नहीं जलानी चाहिए, सिर्फ रात में ही जलानी चाहिए। कहते कहते वे आग बुझा देते हैं तो रात भी हो ही जाती है। दूसरी ओर खाना भी पक रहा होता है। तब बुजुर्ग अपना कोई काम कर रहा होता है। तब गैबी पूछती है, आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, आप उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? इस तरह इस जंगल में क्यों रखा हुआ है? तो वो बुजुर्ग उसे घूर कर देखता है। गैबी पूछती है, वो छोड़िए, बताइए आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो बुजुर्ग अपनी पत्नी की कहानी सुनाता है और कहता है कि 13 साल पहले उसकी पत्नी बोन कैंसर से पीड़ित हो गई थी। सभी डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। बुजुर्ग की पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस तरह के जंगल में कुछ दिन शांति से बिताए, इसलिए वो यहाँ आ गए हैं। यही नहीं, बुजुर्ग यहाँ के पेड़ों पर रिसर्च कर रहा होता है। पत्नी के मरने के बाद वो अपने बेटे के साथ यहीं सेटल हो चुका है और जब उसकी पत्नी मरी तो तब से वो यहीं सेटल है। ये सब बातें बुजुर्ग गैबी को बता रहा होता है। तब गैबी पूछती है कि आप यहीं क्यों सेटल हो गए, बाहर की दुनिया में वापस क्यों नहीं गए? वो जवाब देता है कि इस जंगल में मैंने भगवान को देखा है। गैबी बिल्कुल चौंक जाती है। क्या आपने भगवान को देखा है? फिर वो अपने पैरों को देखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसे कितनी गहरी चोट आई थी, लगभग छेद ही हो गया था, पर अब वो घाव पूरी तरह से भर चुका होता है और घाव का नामो निशान नहीं होता। देखकर गैबी बिल्कुल चौंक जाती है।
तभी स्टेफन उसे $1 जैसा कुछ बनाकर देता है। लगता है गैबी से उसको प्यार हो गया है। बाप और बेटा गैबी को बहुत ख्याल रखते हैं। इसी बीच गैबी को थोड़ा घुटन महसूस होती है। सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। कट करके जंगल के दूसरे हिस्से में विंस्टन को दिखाते हैं। हमें पहले दिखाया गया था कि उस पेड़ की जड़ें उसके चेहरे तक फैल चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पर मशरूम पूरी तरह से पनप चुके हैं और उससे हिला भी नहीं जा रहा। पर उसका चेहरा देखकर साफ साफ नजर आता है कि वो बहुत पीड़ा में है और अपने दर्द को किसी तरह से सहकर वो बैठा हुआ होता है। तभी गैबी को दिखाते हैं, वो गहरी नींद में सो रही होती है। तब उस पर फैलने के लिए एक जड़ आगे आ रही होती है। एन वक्त पर बुजुर्ग उसे देख लेता है। वो जल्दी से गैबी का मुंह बंद करता है और चुपचाप उसे एक तरफ ले लेता है। वजह ये होती है कि उस घर को कुछ भयानक क्रिएचर्स ने घेर लिया होता है। स्टेफन अपना धनुष और तीर निकाले हुए बिल्कुल तैयार है। तभी बुजुर्ग गैबी को कुछ कीचड़ देता है और उसको कहता है कि उसको अपने शरीर पर लगा दो, कुछ भी हो जाए पर तुम आवाज मत करना। उसी टाइम पे बाहर से किसी के अंदर आने की आहट होती है। बाप बेटा धनुष तीर लिए बिल्कुल तैयार है। तभी गैबी को दिखाया जाता है, उसके पास के एक छेद से जड़ अंदर आने लगती है। देखकर वो चिल्लाने लगती है। देखते ही वो बुजुर्ग बड़ी तेजी से उसे काटता है। काटते ही उसमें से धूल उड़ने लगती है। बुजुर्ग झट से अपनी नाक बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर उस मेन मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वो देखने में तो इंसान जैसा ही लगता है पर उसका सर फटा हुआ है और उसमें से मशरूम निकल रहे होते हैं। एक्चुअली वो आदमी नहीं बल्कि एक तरह का क्रिएचर कह सकते हैं। वो सूंघता हुआ अंदर आता है पर देख नहीं सकता। वहाँ कोई हिलता डुलता नहीं पर वो ठीक ठीक गैबी की तरफ आ ही रहा होता है। स्टेफन गैबी को ना हिलने का इशारा करता है और उस क्रिएचर की पीठ पर चाकू घोंपने वाला होता है। इतने में गैबी उस क्रिएचर के पैर पर चाकू घोंपती है। फिर वे उसकी छाती पर छुरा घोंप देते हैं। उसका खून गैबी के सर पर गिर जाता है। फिर वे दोनों मॉन्स्टर पर हमला करते हैं पर वे किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में स्टेफन जल्दी से गैबी के कपड़े निकालता है और उसकी जगह उसे एक चादर से कवर करता है। फिर वो उसके मुंह से क्रिएचर का खून पहुंचने लगता है। ये सब वो इसलिए करता है ताकि गैबी को उस क्रिएचर से खून से कोई इन्फेक्शन ना हो। तभी उसका बाप उसे देख रहा होता है और सोचता है, अबे इधर तेरा बाप घायल है और इतना सारा खून भी बह रहा है, फिर भी तुझे उस लड़की की पड़ी है। फिर बुजुर्ग उस मॉन्स्टर का खून अपने शरीर से धोकर निकालता है और उस पानी को एक बोतल में बंद कर देता है। गैबी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब बुजुर्ग बताता है कि इस जंगल में एक भयानक फंगस है जो बहुत आसानी से फैलता है। वो फैलते फैलते इंसानों तक पूरी तरह से पहुंच जाता है। वही तुम यहाँ देख रही हो। इस पर गैबी पूछती है, पर आप यहाँ के किसी भगवान की बात कर रहे थे। तब बुजुर्ग कहता है कि देखो मैं साफ साफ एक्सप्लेन करता हूँ, तुम समझ जाओ। हमारी धरती के नीचे एक बहुत बड़ा जीव रहता है। वो बाहर निकलने का मौका ढूंढ रहा है ताकि वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सके। यहाँ हो रही हर बात इस विनाश का एक लक्षण है। उसी जीव के ये छोटे छोटे हिस्से हैं, ये फंगस, मशरूम इत्यादि। गैबी सोचती है कि ये आदमी कैसी उटपटांग बातें कर रहा है। फिर रात हो जाती है और वे सो जाते हैं। लेटते ही गैबी को सपने आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसके शरीर में वो जड़ें फैल रही हो। पर जब वो चौंक के उठती है तो स्टेफन वहाँ बैठा उसको निखार रहा होता है। लगता है उसे गैबी से प्रेम हो गया है। वो गैबी को खाना लेकर देता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर गैबी उसे एक छोटा लड़का मानती है और उसे उस तरह से मजाक करती है। फिर वो उसे अपने मोबाइल की फोटोज दिखाती है। स्टेफन को कोई आइडिया नहीं होता कि जंगल के बाहर कैसी दुनिया है। फोटो देखकर वो चकित रह जाता है। एक कार के पास खड़ी गैबी की फोटो देखकर उसे लगता है कि वो कार एक मॉन्स्टर है। तब अचानक उसके पिता अंदर आते हैं। वहाँ आकर गुस्से में उस फोन को लेते हैं और उसे पटक देते हैं। गैबी पे चिल्लाते हैं कि अपने बेटे को मैंने किस तरह पाला तुम्हें पता भी है, तुम कुछ जानती भी हो और तुम उसे क्या क्या दिखा रही हो। फिर उसका गुस्सा अपने बेटे की तरह मुड़ता है और वो चिल्लाता है तू अभी बाहर निकल जा। गैबी कंफ्यूज हो जाती है कि यह आदमी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। दोबारा हमें जंगल दिखाया जाता है। रोज बुजुर्ग अपने बेटे को किसी तरह इस जंगल में ले आता है। वे एक जगह पर पहुंचते हैं और स्टेफन उस जगह पर चुपचाप बैठ जाता है। फिर बुजुर्ग एक पेड़ के पास जाकर कोई पूजा करता है। पूजा के बाद वो उस पेड़ के एक बड़े छेद के अंदर उस पानी को डालता है। ये वही पानी है जिसमें उस मॉन्स्टर का खून मिला हुआ है और जिसे बुजुर्ग ने उस रात उस बोतल में संभाल कर रखा था। उसे अंदर डालते ही उस पेड़ के अंदर से एक मशरूम उगने लगती है। उन मशरूम को बुजुर्ग खाता है और अपने बेटे को भी देता है। यहाँ ये सीन चल रहा होता है। कट करके गैबी को दिखाते हैं। वो अपने टूटे हुए फोन के टुकड़े इकट्ठा कर रही होती है। तब उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है। उसे उठाकर वो पढ़ने लगती है। ये उस बुजुर्ग की ही लिखी हुई डायरी है। डायरी पढ़कर गैबी को एहसास होता है कि बाहरी दुनिया से वो बुजुर्ग कितनी नफरत करता है। उस बुजुर्ग ने इस जंगल में ही अपनी दुनिया मान ली है। जब वो डायरी को पढ़ रही होती है तो वो दोनों उसके पीछे खड़े हुए मिलते हैं। उस डायरी को पढ़ते देख बुजुर्ग अजीब सा हंसता है। तभी गैबी अपने हाथ को देखती है तो उसमें फंगस उग रहा होता है। वो फंगस को निकालने लगती है। इसे देखकर स्टेफन भागता है और कुछ ढूंढने लगता है।
फिर वो उसका हाथ चाटने लगता है। बुजुर्ग ये सब देखकर सोचता है कि ये लड़का जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख रहा है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। फिर वो गैबी से कहता है, सुनो लड़की, तुम यहाँ बहुत रह चुकी हो, तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है, आओ मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूं। लेकिन स्टेफन उससे अलग नहीं होना चाहता और गैबी को गले लगा लेता है। फिर गैबी अपने कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर वो कहती है, आप स्टेफन को भी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसको कई सारी बातें सिखाऊंगी। बुजुर्ग कहता है, उसकी जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो सारी बातें वो यहीं सीख चुका है और उसे तुम्हारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से चलो। इतना कहकर बुजुर्ग गैबी को बाहर ले आता है। दोनों जंगल में चल रहे होते हैं। गैबी के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं वो बुजुर्ग से पूछती हुई चल रही है। आप इस जंगल में 13 साल से रह रहे हैं, यहाँ के सब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और मैं भी इन्फेक्ट हुई हूँ, फिर आप इन्फेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप जरूर कुछ हमसे छुपा रहे हैं। बुजुर्ग किसी भी बात का जवाब नहीं देता, बस कहता है, तुम चुपचाप चलती रहो। चलते चलते उन्हें विंस्टन की टॉर्च मिलती है जो जमीन पर पड़ी हुई होती है। ये देखकर गैबी बुजुर्ग को बोलती है, 1 मिनट रुको, और उस टॉर्च को गौर से देखती है। पास ही वो कैमरा होता है जिसका मेमोरी कार्ड विंस्टन ने चेंज किया था। गैबी कैमरा खोलती है और मेमोरी कार्ड निकाल लेती है। विंस्टन यहीं आसपास ही होगा ऐसा सोचकर गैबी उसे ढूंढने निकलती है। उसके पीछे से बुजुर्ग चिल्लाता है, प्लीज उस तरफ मत जाओ, वे सब यहीं पर हैं। ऐसा कहते हुए वो गैबी के पीछे जाता है। तभी गैबी एक जगह पर रुक जाती है। वहाँ विंस्टन नीचे पड़ा हुआ होता है और उसके पूरे शरीर में फंगस और मशरूम उग रहे होते हैं। वो गैबी को देखकर कहता है, गैबी तुम आ गई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मार डालो, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, मेरी हालत बिल्कुल नरक से भी बदतर हो गई है, मार डालो मुझे, मार डालो प्लीज। उसको देखकर गैबी कहती है कि नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी और किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाऊंगी। इस तरह गैबी अपने मन की कही जाती है, पर विंस्टन मौत की भीख मांगने लगता है। तभी झट से वो बुजुर्ग अपना तीर निकालकर विंस्टन के मुंह में रख लेता है। विंस्टन भी उसे स्वीकार कर लेता है कि प्लीज मुझे जल्दी से मार डालो। फिर वो उस तीर को और दबा देता है, लगभग सुसाइड की तरह। तभी भयानक आवाजें आती है। बुजुर्ग कहता है, चलो लड़की वापस चलते हैं, लगता है वे आ गए हैं। फिर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में अंधेरा हो जाता है। दोनों सीधे घर वापस आते हैं। उस रात भी गैबी वहीं ठहरती है। रात को वो लेटी भी होती है। अचानक उसके पैरों के ऊपर वाले हिस्से में खुजली होती है। कपड़े हटाकर देखती है तो वहाँ मशरूम पनप रहे होते हैं। ये देखकर वो चिल्लाती है, पर वो बुजुर्ग से कहती है, मैं जानती हूँ आपके पास इसकी कोई दवा जरूर है, प्लीज वो दवा मुझे भी दीजिए और मुझे बचाइए। बुजुर्ग मुड़कर उसे देखता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। तब वो स्टेफन से पूछती है, इस वक्त ये आदमी कहाँ जा रहा है? वो जवाब देता है कि वो पूजा करने जा रहे हैं। गैबी पूछती है, यहाँ कौन सी पूजा करेंगे? वो बताता है कि पिताजी मेरी माँ के आगे पूजा करने जा रहे हैं। गैबी तो अब बिल्कुल पूरी तरह चकरा जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? स्टेफन कहता है, हाँ जिंदा है। कट करके बुजुर्ग को दिखाते हैं। वो एक पेड़ के पास जाकर अपनी कोई भेंट चढ़ाता है। देखने में तो वो मांस का टुकड़ा लगता है। फिर वो पूजा करने लगता है। पूजा के बाद वो उस पेड़ के छेद के अंदर देखता है। पहले जब भी बुजुर्ग कोई भी भेंट चढ़ाता था तो उस पेड़ के अंदर से एक मशरूम उगता था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखकर बुजुर्ग बिल्कुल टेंशन में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके आसपास सब कुछ लाल होने लगता है। कट करके घर के अंदर गैबी और स्टेफन को दिखाते हैं। वे दोनों लेटे हुए फ्रेंडली बातें कर रहे होते हैं। गैबी उससे कहती है, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब स्टेफन कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि शहर के लोग बड़े खतरनाक होते हैं और वो जल्दी ही मरने वाले हैं। अब मैं अपने पिताजी को छोड़कर नहीं आ सकता। अचानक उसके पिताजी वहाँ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, पर फिर भी बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बेटे को चिल्लाकर अपने साथ आने को कहता है। वो उसे उसी पेड़ तक ले जाता है। उस पेड़ के आगे वे पूजा करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। बुजुर्ग एक मशरूम तोड़कर खाता है और अपने बेटे को भी एक देता है, पर स्टेफन मशरूम को नहीं खाता। वो उसको अपने पास रखता है और सीधे अपने घर आता है। बुजुर्ग को आश्चर्य होता है कि ये लड़का ऐसी अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है। इतने में स्टेफन दौड़ने लगता है। वो सीधे घर पहुंचता है और अपने पिता के आने से पहले उस मशरूम को गैबी के मुंह में डाल देता है और कहता है, तुम इसे जल्दी से खा लो, तुरंत खा लो, पिताजी के आने से पहले तुम इसे खा ही लो। स्टेफन की इस बात को मानकर गैबी उस मशरूम को खा लेती है। फिर वो देखती है कि उसके पैर पर जो फंगस पनप रहे थे वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और वो ठीक हो जाती है। गैबी समझ जाती है कि यही इसका सीक्रेट इलाज है। इतने में बुजुर्ग आ जाता है। देखते ही वो समझ जाता है कि बेटे ने जरूर कोई कारनामा किया है। इसके बाद गैबी और स्टेफन बहुत करीब आ जाते हैं। स्टेफन उसे तीर चलाना सिखाता है। इस तरह वे जंगल में ही घूम फिर रहे होते हैं। तभी वो एक बहुत बड़ा पेड़ देखते हैं। उसे देखकर गैबी चौंक जाती है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो इंसान है। उसे देखकर स्टेफन कहता है, यही है मेरी माँ। गैबी तो अब और भी चौंक जाती है। उसमें से एक जड़ में स्टेफन की माँ की अंगूठी भी होती है। उनके कपड़े भी जड़
पर लपेटे हुए होते हैं। यहाँ हमें ये बताना चाहते हैं कि स्टेफन की माँ भी विंस्टन की तरह ही इन्फेक्ट हो चुकी थी। स्टेफन की माँ अभी भी जिंदा है और वो एक पेड़ बन गई है। इस पेड़ के अंदर पनपते मशरूम खाकर बुजुर्ग आदमी एक तंदुरुस्त बना हुआ है। सब कुछ देखकर दोनों घर लौटते हैं। बुजुर्ग बहुत आराम से वहाँ बैठा हुआ है। तभी गैबी जंगल के कैमरे से निकाले गए मेमोरी कार्ड को अपने फोन में डालती है। वो एक्टिवेट हो जाता है। गैबी देखती है कि रात भर पूरे जंगल में भयानक क्रिएचर्स चल रहे हैं। ये सब देखकर वो पूछती है कि अब ये क्या है। बुजुर्ग और डराता हुआ कहता है, देख लिया ना तुमने, कैसा लगा? देखने में एकदम डरावना लग रहा है ना? यही है वो जीव जो धरती के नीचे रहता है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो मेन आइटम है और इन सब से 1000 गुना भयानक होगा। कुछ बाकी नहीं बचेगा। इंसानों का तो नामो निशान मिट जाएगा। गैबी इरिटेट होकर पूछती है, ये क्या कह रहे हो? कम से कम इतना तो बताओ कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बुजुर्ग कहता है, तुम लोगों का जीना भी कोई जीना है क्या? पत्थर की तरह एक जगह पर बैठे रहते हो, हाथ में फोन लिए घूमते रहते हो, बैठे बैठे तीनों वक्त फूड ऑर्डर करते रहते हो। तुम लोग सोचते हो कि तुम आराम से खुशी की जिंदगी जी रहे हो। तुम लोगों की मौत ऑन द वे में ही है, बस तुम इंतजार करो। इस तरह की नेगेटिव बातें बुजुर्ग के मुंह से सुनकर गैबी बेबस हो जाती है। वो फिर पूछती है, पर इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तब बुजुर्ग कहता है, तुम्हें भगवान को मानना होगा, उस भगवान को मानना होगा जिसे मैं मानता हूँ। तो गैबी कहती है, मैं उस भगवान को देखना चाहती हूँ। बुजुर्ग कहता है, जरूर दिखाएंगे तुम्हें। फिर उस रात को वे एक रस्म करते हैं। गैबी के चेहरे पर कई रंग लगा लेते हैं। आखिर में एक पाइप के जरिए कोई पाउडर फूंकते हैं। फूंकते ही हमें दिखाते हैं कि गैबी किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी है और कई तरह के फंगस को देखती है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक बड़े पेड़ के सामने न्यूड खड़ी है। उस जगह आसपास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बड़ा पेड़ है। वो उस पेड़ को छूती है, तब उसे कई और विजुअल दिखाई देते हैं जिसमें हमारे ब्लड सेल्स दिखने वाले बैक्टीरिया फैले हुए हैं। फिर कीड़े देखने लगती है। इस तरह कई चीजें एक साथ देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। आखिर में उसे एक विजुअल दिखता है जो ये बताता है कि स्टेफन की जान को किस तरह का खतरा है। उसे देखती है कि उसके मुंह में तीर गड़ा हुआ है। खैर वो सीन मैं दिखाने वाला हूँ नहीं। ये सब देखकर गैबी घबराकर आंखें खोलती है। उसे यकीन हो जाता है कि स्टेफन को खतरा है। आंखें खोलते ही स्टेफन और बुजुर्ग को देखती है। बुजुर्ग कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा जान चुकी हो, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम कल यहाँ से निकल जाना। उस रात बुजुर्ग रोज की तरह उस पेड़ के पास जाता है और पूजा करता है। उसी वक्त गैबी स्टेफन से विनती करती है कि तुम प्लीज मेरे साथ आ जाओ। पहले स्टेफन नहीं मानता, पर गैबी उसका क्रश बन चुकी है। इसका फायदा उठाकर वो स्टेफन को कन्विंस करती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। जंगल से बाहर जाने के लिए वो मान जाता है। सब कुछ डिसाइड करके वे दोनों घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि इतने में पूजा पूरी करके वो बुजुर्ग वापस आ जाता है। वो स्टेफन से पूछता है, बेटा ये क्या कर रहे हो? तभी गैबी एक चाकू हाथ में ले लेती है और बुजुर्ग से कहती है, देखो यहाँ भगवान कुछ नहीं, मुझे लगता है तुम नशे में हो। तुमने खुद अपने लिए कोई रस्म बना ली है और अब तुम बाहर की दुनिया से डरने लगे हो। अपने साथ तुम अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। बात मानो, उसे मेरे साथ भेज दो, मैं उसकी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। तब बुजुर्ग बेटे से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हारा भी यही फैसला है? अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम चले जाओगे? बेचारा स्टेफन क्या जवाब देता? बचपन से अब तक उसके पिता ने उसका ख्याल रखा था, तो उसे अपने पिता की साइड लेनी पड़ती है। वो गैबी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने पिता के साथ ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो अपने पिता के साथ चला जाता है। गैबी उसे पीछे से स्टेफन स्टेफन कहकर पुकारती है, पर वो नहीं आता। फिर क्या, बाप और बेटे अपने रास्ते और गैबी अपने रास्ते। गैबी अपने शहर लौटना चाहती है और वहाँ से निकलती है, पर उसी वक्त उसे सूझता है कि स्टेफन को तो कोई खतरा आने वाला है। वो उसे बचाना चाहती है। सोचते सोचते वो पीछे मुड़ती है तो उसका खून सूख जाता है। उस रात का वही मशरूम वाला मॉन्स्टर जंगल में घूम रहा होता है और उसको दिखाई देता है। और डरने वाली बात यह है कि वो गैबी की तरफ ही आ रहा होता है, पर वो देख नहीं पाता। इसका ख्याल आता ही गैबी छुप जाती है। उसे क्रॉस करके वो मॉन्स्टर चला जाता है। फिर गैबी झट से घर के अंदर जाती है और धनुष और तीर निकाल लेती है। घर से बाहर निकलकर वो सीधा स्टेफन के पास जाती है। उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि वो कहाँ होगा। वो जरूर उस पेड़ के पास होगा। कट करके उस पेड़ को दिखाते हैं। वहाँ स्टेफन एक जगह बैठा हुआ होता है। फिर बुजुर्ग उसकी शर्ट उतारता है और कहता है, मैं तुम्हें रखकर एक पूजा करने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो अचानक एक चाकू निकालकर स्टेफन का हाथ काट देता है। फिर वो कहता है, जिस समय तुमने इस जंगल से बाहर जाने की सोची उस वक्त तुम अपनी पवित्रता खो चुके हो। अब मुझे तुम्हारी बलि चढ़ानी ही होगी। ऐसा कहकर वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेफन को नीचे गिराकर उसको दबाने लगता है। बुजुर्ग के साथ साथ वो पेड़ भी उसको दबाने लगता है। स्टेफन घबरा जाता है कि माँ और बाप दोनों मुझे मारने पर तुले हुए हैं। फिर बुजुर्ग सॉरी बेटा कहकर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला होता है कि अचानक एक तीर आकर उसके पैर में लगता है। गैबी वहाँ पहुँच गई होती है और तीर उसी ने चलाया हुआ होता है। गैबी चिल्लाती है, छोड़ दो उसे। वो बुजुर्ग का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, पर बुजुर्ग जोर से मुक्का मारकर उसको गिरा देता है। उसी वक्त वो फंगस मुंह वाला वहाँ आ जाता है और गैबी को काटने लगता है। झट से स्टेफन उठ जाता है और उस मॉन्स्टर को जोर से मारने लगता है। इतने में बुजुर्ग गैबी को मार डालने की सोचता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर ठीक वक्त पर स्टेफन अपने पिता के पीठ पर चाकू
चाकू घोंप देता है और बुजुर्ग घायल होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर वो उस मॉन्स्टर को भी मार डालते हैं। फिर वो गैबी से कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहकर वो गैबी को साथ लेकर अपने वुडन हाउस पर पहुंच जाता है। दोनों घर तो आ जाते हैं पर बहुत ही घबराए हुए होते हैं और एक दूसरे को देखने की स्थिति में आ जाते हैं। कट करके जंगल को दिखाते हैं। वहाँ बुजुर्ग आंखें खोलकर देखता है तो उसकी पीठ पर फंगस से भरी हुई है। देखकर वो खून की उल्टियां करने लगता है। वो उसी खून को लेता है और उस पेड़ को भेंट चढ़ाता है, पर इस बार पेड़ के अंदर से कोई मशरूम नहीं उगता और इस वजह से वो बिल्कुल विंस्टन की तरह वही मूर्ति बन जाता है और फंगस बन के पनपने लगता है। यहाँ गैबी का शरीर भी फंगस से भर गया होता है। तभी वो बुजुर्ग की लिखी हुई किताब पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि इस फंगस का कोई इलाज नहीं, उसे सिर्फ थोड़े ही समय के लिए रोका जा सकता है। एक दिन ये जीव जरूर बाहर आएगा और इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, क्योंकि हम सब अभी तक यही समझे हैं कि हम ही इस दुनिया में परजीवी या पैरासाइट्स हैं। उस बुक में बुजुर्ग ने ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। गैबी को अब समझ में आ जाता है कि दैट्स इट, अब वो बाहर नहीं आ सकती, इसलिए वो उस जंगल में ही बस जाती है। स्टेफन उसका बहुत ख्याल रखता है। कुछ वक्त गुजरता है और हमें दिखाते हैं कि गैबी के शरीर पर अब फंगस पूरी तरह से फैल चुका है। वो जान जाती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। वो स्टेफन से विनती करती है कि मुझ पे तरस खाओ, प्लीज मुझे मार डालो। फिर हमें दिखाते हैं कि स्टेफन उसका माथा चूम रहा है। फिर दिखाते हैं कि वो घर के बाहर बैठा हुआ है। मरने से पहले गैबी ने उससे कहा होता है कि प्लीज तुम यहाँ मत रहना, तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हारे देखने के लिए अभी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पर इन्फेक्शन होने के बाद गैबी यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकती थी। गैबी के मरने के बाद स्टेफन अकेला पड़ जाता है और सूनी जिंदगी जी रहा होता है। कट करके अगले सीन में दिखाते हैं कि वो अपने पिता की किताबें, डायरीज और अपनी पहचान की सभी चीजें उस घर में छुपा देता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो उस जंगल से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने के लिए खड़ा है। कट करके दिखाते हैं कि स्टेफन शहर के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दबा दबा कर खाना खा रहा है। ऐसा खाना वो पहली बार खा रहा होता है। उसके जाने के बाद उसकी प्लेट पर फोकस किया जाता है। प्लेट पे बचे हुए खाने में वही फंगस पनप रहा होता है। इस सीन में हमें ये बताना चाहते हैं कि वही है जो पूरी दुनिया में फंगस को फैलाता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? बिल्कुल अलग थी ना, और हो भी क्यों ना, हमारा काम ही एकदम अलग टाइप की मूवीज आप तक पहुँचाना है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।